गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, बोलो। बॉन्ड एंगल निकालने के बारे में आपको बताया था कि बॉन्ड एंगल हम लोग कैसे कंपेयर करेंगे, वो हमने देखा था। और फिर हमने कुछ क्वेश्चन भी दिए थे पिछला लेक्चर से। बेंट रोल, तो बेंट रोल में बहुत लोग ज़्यादा कंफ्यूज कर रहे हैं। कंफ्यूज की वजह ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। उसका पहला पॉइंट जो है वही उसका मेन पॉइंट था। क्या था कि बेंट रूल जो है बेस्ड किस पे है, अपोजिट नेचर। अपोजिट नेचर का क्या मतलब था? अपोजिट नेचर का मतलब ये है कि जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा वो बॉन्ड बनाएगा किसके साथ, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ, और जिसका लेस होगा वो मोर के साथ। ये मेन है, अपोजिट नेचर हुआ। अच्छा, अब यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप कैसे निकालोगे, तो इसके लिए हमने पढ़ा था, शुरुआत में ही बताया था आपको कि परसेंटेज एस कैरेक्टर का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ कैसा रिलेशन था, डायरेक्टली रिलेशन था। मतलब एस परसेंटेज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा, ठीक है। और फिर बॉन्ड एंगल के बारे में बात किया था, तो बॉन्ड एंगल भी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, बोलो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। नहीं देखा था या परसेंटेजेस के, जब sp हाइब्रिडाइजेशन था तो परसेंटेजेस कितना हुआ, 58%, और sp2 में 33.3%। तो बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है, घट रहा है। तो परसेंटेजेस घटा तो बॉन्ड एंगल घटा। तो परसेंटेजेस का क्या आ गया, बॉन्ड एंगल से रिलेशन आ गया, डायरेक्टली रिलेशन है ना। तो अब आइए, तो बॉन्ड एंगल और परसेंटेजेस की बात, तो परसेंटेजेस बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, है ना। तो अब यहाँ पे चूंकि sp3 की बात करें तो यहाँ पर तो एक ही बॉन्ड एंगल है, एक ही टाइप का है, 109.5 डिग्री। तो आगे चारों बॉन्ड एक जैसे हैं तब तो कोई बात ही नहीं, सभी में परसेंटेजेस कितने होंगे, 25%। लेकिन अगर बॉन्ड अलग अलग हैं, जैसे CF2Cl2 या CH2FCl, तो सभी क्या है, अलग अलग बॉन्ड कैरेक्टर होंगे। तो यहाँ पे अलग तरीके से कैसे निकालेंगे ये हमने बताया था। जैसे फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन के जिसके साथ बॉन्डेड होगा उसमें S का परसेंटेज क्या होगा, 25% से कम हो जाएगा, क्योंकि फ्लोरीन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो किसके साथ बनाएगा, लेस के साथ। ये हमने बताया था उस। तो मेन हमें इस चीज़ का बेंट रूल का ज़्यादा यूज़ पड़ रहा था कहाँ पे, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल पे, और या फिर अगर पेंटागोनल पूछेगा तो वहाँ पे भी आप कर सकते हैं, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। तो हमने बात किया था ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो यहाँ पे दो तरह के बॉन्ड एंगल थे, कौन कौन, 120 डिग्री है और दूसरा 90 डिग्री है। और बॉन्ड दो तरह के बनते हैं यहाँ पे, 120 डिग्री वाले पे वो क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल बॉन्ड, और 90 डिग्री वाले को एक्सियल बॉन्ड। तब इक्वेटोरियल बॉन्ड की बात करो तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल क्या है, ज़्यादा है। बॉन्ड एंगल ज़्यादा है इसका मतलब परसेंटेजेस ज़्यादा, क्योंकि हमने अभी बताया अभी कि वो कैसा रिलेशन है, डायरेक्टली रिलेशन है। तो परसेंटेजेस ज़्यादा, इसका मतलब कि इक्वेटोरियल के साथ कौन बनाएगा, क्योंकि परसेंटेजेस ज़्यादा इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इसके साथ कौन बनाएगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। जैसे फ्लोरीन है और क्लोरीन है, अगर आपके पास दो आ रहे हैं तो दोनों में से, फ्लोरीन और क्लोरीन में से इक्वेटोरियल पे कौन जाएगा, पहले क्लोरीन जाएगा एंड देन अगर बचेगा तो फ्लोरीन आएगा, ठीक है। वही बात करेंगे एक्सियल पे, तो एक्सियल पे बॉन्ड एंगल कम है तो परसेंटेजेस कम होगा, तो क्या होगा, वहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड बनाएगा। यही बात बताया था। उसके बाद फिर आया था लोन पेयर और मल्टीपल बॉन्ड की। तो लोन पेयर को भी हम कहाँ रखेंगे और मल्टीपल बॉन्ड को कहाँ रखेंगे, इसके लिए भी वजह है कि लोन पेयर क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है लोन पेयर क्या करेगा, रिपल्सन क्रिएट करेगा। रिपल्सन से मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी क्या होगी, घटेगी। जब स्टेबिलिटी घटेगी तो वो चाहेगा कि स्टेबिलिटी घटे, तो नहीं चाहेगा। तो इसके लिए क्या करेगा वो, कि ऐसी जगह रखेगा कि उसको कोई बांध के रखे। तो बांध के कौन रखेगा, जिसके पास, चूंकि लोन पेयर जो है इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, तो इलेक्ट्रॉन उसका कैसा चार्ज हुआ, नेगेटिव, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या हो गया, उसके पास पॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा है। तो पॉजिटिव कैरेक्टर जिसके पास ज़्यादा होगा वही क्या करेगा, नेगेटिव कैरेक्टर को ज़्यादा बांध के रखेगा। तो हमने देखा कि ट्राइगोनल बाय पिरामिडल पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर ज़्यादा है, इसका मतलब हमको लोन पेयर को कहाँ प्लेस करेंगे, इक्वेटोरियल प्लेन पे करेंगे, ठीक है। उसी तरह से मल्टीपल बॉन्ड की बात करो तो मल्टीपल बॉन्ड में क्या हो गया, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड अगर बात करें डबल बॉन्ड, तो एक बॉन्ड होगा सिग्मा और दूसरा क्या होगा, पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड तो एक्सियल ओवरलैपिंग से बना, लेकिन पाई बॉन्ड साइडवेज ओवरलैपिंग से बना। साइडवेज ओवरलैपिंग मतलब वीक बॉन्ड हुआ, वो एक तो वीक है ही, साथ साथ जो है वीक होने की वजह क्या है कि उसका जो है इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है न्यूक्लियस के बहुत क्लोज नहीं जा पाया, मतलब वो क्या है, लूज है।
जब लूज है तो इसका मतलब फिर वो भी क्या करेगा, रिपल्सन क्रिएट करेगा। तो रिपल्सन क्रिएट करेगा तो स्टेबिलिटी घटेगी, तो फिर क्या करेगा, ये स्टेबिलिटी मेंटेन करना चाहेगा। इसलिए हम लोग मल्टीपल बॉन्ड को कहाँ रखेंगे, इक्वेटोरियल प्लेन पे। समझ में आ गया होगा, आप कर सकते हो। उसके बाद फिर बात आया था बॉन्ड लेंथ का। तो बॉन्ड लेंथ का किसके रिलेशन है, तो बॉन्ड लेंथ जो है परसेंटेज एस के इन्वर्सली रिलेशन था और परसेंटेज पी के डायरेक्टली रिलेशन था। और इस तरह से करके हमने बताया था आपको क्वेश्चन भी करवाए थे और आपको होमवर्क भी दिया था। तो कुछ को जिनसे अभी फिर नहीं बना है फिर से ट्राई मारेंगे, ठीक है। चलो, तो आज हम लोग देखेंगे बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड ऑर्डर। तो पहले बात करेंगे बॉन्ड लेंथ की। बॉन्ड लेंथ, ये बॉन्ड लेंथ है क्या, जैसे देखो एक ये है एटम ए, ठीक है, ये इसके ऊपर इसके साथ ओवरलैप किया है कौन, एटम बी, ये है एटम ए और ये है एटम बी। ये क्या है, ओवरलैप किया है। ये है इसका सेंटर और ये है इसका सेंटर। ओवरलैप करके कौन सा बॉन्ड बनाया, कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, ठीक है। ओवरलैप करने के बाद कोवेलेंट बॉन्ड बनने के बाद इसके सेंटर और इसके सेंटर के बीच की दूरी अगर हम उसको बोले d, वही कहलाता है बॉन्ड लेंथ। समझ आया? दोनों के न्यूक्लियस के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, किसके, कोवेलेंट बॉन्ड बनने के बाद बॉन्ड लेंथ कहते हैं। क्या कहेंगे, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम ऑन फॉर्मिंग ए कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड, क्या कहेंगे, बॉन्ड लेंथ, ठीक है। तो लिखोगे इसका डिफिनीशन। पहला, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू कोवैलेंटली bonded atom is called, क्या कहेंगे, बॉन्ड लेंथ। इसे क्या कहेंगे, बॉन्ड लेंथ कहेंगे। एक बात। दूसरी बात, अगर इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों आइटम की सेम हो, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बोथ आइटम्स इज सेम, क्या हो, सेम हो, तब बॉन्ड लेंथ क्या होगा। तो बॉन्ड लेंथ हम मान लें यहाँ पर किसके बीच में बन रहा है, ए और बी के बीच में, तो बॉन्ड लेंथ डी ए बी बराबर क्या होगा, सम ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बना है तो इसको हम बोलेंगे कोवेलेंट रेडियस, यानी यहां से यहां तक इसका क्या है, आर ए है और इसका क्या है, आर बी है। तो क्या हो जाएगा, आर ए प्लस आर बी। ये कब होगा, जब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, सेम होगी। मतलब किसके बराबर हो गया, सम ऑफ कोवेलेंट रेडियस, ओके, आर सी। नोट करो यहां तक। लेकिन अगर इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं है, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डिफरेंट ऑफ बोथ एटम्स, तब
अब तुमको बताना है, जैसे देखो वो क्या रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। जैसे देखो ये दोनों हथेली है, इसका दोनों का सेंटर क्या है, हथेली का सेंटर क्या है, न्यूक्लियस है। ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो दोनों आराम से खींचा, ठीक है, दोनों बराबर, जितना खींचा दोनों बराबर खींचा, कोई, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव कैरेक्टर। पॉजिटिव कैरेक्टर का मतलब क्या हो गया, वो नेगेटिव कैरेक्टर को खींचेगा अपनी ओर। तो इसने इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचा और इसने इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचा, और दो उसके बाद खींचने के बाद ये दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी बराबर थी, जैसे जितना दोनों अपना खींच लिया। अब दोनों के सेंटर के, हथेली के सेंटर के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। अब आओ यहाँ पे हमको अब पता करना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग हो तो क्या फर्क पड़ेगा, वो चीज़ करना। देखो तो पहले तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम थी, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है। तो मान लो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ज़्यादा खींचेगा, तो ये क्या होगा, ज़्यादा अंदर तक घुसेगा। अब बताओ जितना पहले जो दोनों के हथेली के सेंटर के बीच में दूरी थी उतना ही है या अब कम हो गया, सोचो। पहले यहाँ था, ठीक है, ओवरलैप किया था, अब चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई तो ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ज़्यादा अंदर खींचेगा। तो ज़्यादा खींचेगा तो अब देखो तो इसके दोनों हथेली के सेंटर के बीच में जो दूरी है वो क्या हुआ, पहले से कम है या पहले के बराबर है या पहले से ज़्यादा है, तो क्या हो गया है, पहले से कम हो गया, ठीक है। तो क्या होगा, देन बॉन्ड लेंथ क्या होगा, लेस देन होगा किसके, आर ए रेडियस ऑफ ए सम ऑफ रेडियस ऑफ बी के। अब ये क्या होगा, कैसे निकालेंगे, ये हम कैलकुलेट करेंगे जब हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात आ रही है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट करना हम अभी नहीं जानते। बस अब इतना ही जान लो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर कम मतलब डिफरेंट होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, दोनों कोवेलेंट रेडियस से कम होगा, ठीक है। नोट कर लीजिए यहाँ तक। ओके, आइए अब इसको बॉन्ड लेंथ तो कौन कौन फैक्टर अफेक्ट करेगा, तो हेडिंग डालोगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ, फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ, जिसमें पहला है साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम। तो क्या होगा देखो, तो जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया है HF, HCl, HBr और HI। नोट करके पहले एक पॉइंट लिखोगे, क्योंकि हम लोग पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़े हैं, अगर यहाँ पढ़े हो तो जानते हैं, डाउन द ग्रुप, जब ग्रुप में नीचे की ओर जाओगे, डाउन द ग्रुप साइज ऑफ एटम इंक्रीज करेगा, ठीक है। मतलब देखो तो फ्लोरीन, यहाँ पर जो डिफरेंट कौन है, फ्लोरीन है, बाकी सब में तो हाइड्रोजन सेम है, तो फ्लोरीन, क्लोरीन और आयोडीन, ठीक है। तो हम इसका मतलब हम नीचे की ओर जा रहे हैं, फ्लोरीन से आयोडीन के जाने का मतलब क्या हो, नीचे की ओर जा रहे हैं, मतलब एटम का साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मान लो जैसे देखो यहाँ पे ये है हाइड्रोजन और ये है फ्लोरीन, तो अभी ये बॉन्ड बना। अब आइए, फिर ये है हाइड्रोजन, अब चूंकि क्लोरीन है तो साइज बढ़ा होगा, तो ये हो गया क्लोरीन। फर्दर फिर ये है हाइड्रोजन और ये हो गया ब्रोमीन, और फिर ये है हाइड्रोजन और ये हो गया आयोडीन। तो क्या जितना इन दोनों की बात करें, क्या इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच की दूरी जो है क्या सब में सेम होगी या डिफरेंट हो गया होगा, सोचो।
इसका साइज बढ़ रहा है तो इसका सेंटर का दूरी भी बढ़ेगा, एरिया भी बढ़ेगा, तो इसका वैल्यू बढ़ा, रेडियस बढ़ा, इसका भी बढ़ा, इससे ज़्यादा बढ़ा, इसका इससे और बढ़ा, इसका और बढ़ा। मतलब क्या हो रहा है, दोनों के न्यूक्लियस के बीच की दूरी क्या हो रही है, बढ़ रही है। भले यहाँ पे हाइड्रोजन तो सेम है, हाइड्रोजन का साइज तो नहीं चेंज हुआ है, लेकिन इसके बाद यहाँ पे फ्लोरीन ब्रोमीन उसका साइज जो है क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। मतलब साइज चेंज होने का मतलब क्या हो रहा है, उस दोनों के न्यूक्लियस के बीच की दूरी भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, जब बढ़ रही है तब क्या इसका मतलब क्या हो गया, बॉन्ड लेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा, बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगा। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ इसका होगा, देन ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ इसका होगा सबसे ज़्यादा, HF का सबसे कम, फिर HCl का, फिर HBr का और फिर HI का। देखो एक चीज़ बात ध्यान रखना है कि इनऑर्गेनिक हम लोग जो केमिकल बॉन्डिंग पर हैं इसका दो जगह एप्लीकेशन है, एक तो ऑर्गेनिक में भी है और इनऑर्गेनिक में भी बहुत एप्लीकेशन आता है इसका। जब इनऑर्गेनिक पढ़ोगे तो समझ में आएगा, अभी चूंकि पढ़ नहीं रहे हैं तो वहाँ पर भी इसके बहुत सारे एप्लीकेशन, जैसे यही वाला देखो ना, अब यहाँ पे पूछ देगा इसमें कि मोर एसिडिक कैरेक्टर कौन शो करेगा, तो चूंकि इसका साइज बढ़ गया तो बॉन्ड लेंथ बढ़ गया, बॉन्ड लेंथ बढ़ने का मतलब ये हो गया कि बॉन्ड वीक हो गया, तो ये आसानी से H+ दे देगा, तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन हो गया, HI हो गया। तो ये सब चीज़ तुमको केमिकल बॉन्डिंग से ही क्लियर होगा, ठीक है। एक ये हुआ, दूसरा एग्जाम्पल देखो, H2O, H2S, H2SE और H2T। चलो बताओ तो क्या होगा बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर। इसमें फिर हम लोग कहाँ जा रहे हैं, नीचे की ओर जा रहे हैं, नीचे की ओर जाने पे साइज ऑफ एटम बढ़ेगा, साइज ऑफ एटम बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। एक एग्जांपल और ले लो, NH3, PH3, AS3, SBH3, बताओ क्या होगा। फिर वही बात, डाउन द ग्रुप जाओगे तो साइज बढ़ेगा, ठीक है। चलो नोट कर लो फटाफट यहां तक। हो गया। आइए दूसरा फैक्टर है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ, दूसरा है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बॉन्डेड एटम। इस केस में परसेंटेज जितना बढ़ेगा बॉन्ड लेंथ, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं बेंट रूल में, बॉन्ड लेंथ क्या होगा, घटेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल BeCl2 और BCl3, अब इन दोनों में आपको बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना है बेरिलियम और क्लोरीन के बीच में और बोरॉन और क्लोरीन के बीच में। तो कैसे करोगे, तो हमें क्या करना होगा, परसेंटेज S निकालना पड़ेगा। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालो तो क्या होगा Sp और इसका Sp2। Sp जब होता है तो स्ट्रक्चर कैसा होता है, लीनियर, इसका भी लीनियर, सॉरी एक ही लीनियर होगा ना, और इसका ट्राइगोनल प्लेनर, ये होगा। ये अगर मान लो ये लेंथ है अल्फा और ये लेंथ है बीटा, बता दो कौन सा लेंथ जो है ज़्यादा होगा। चूंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन है Sp और इसका हाइब्रिडाइजेशन है Sp2, तो परसेंटेज S इसमें कितना होगा 50% और इसमें 33.3%। तो परसेंटेज S बढ़ने से बॉन्ड लेंथ क्या होता है, घटता है। तो परसेंटेज S किस में ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा है, इसका मतलब बॉन्ड लेंथ किसका ज़्यादा होगा, बीटा का ज़्यादा होगा। या इसको हम यहाँ पर हटा के यहाँ लिख देते हैं, मतलब बॉन्ड लेंथ क्या होगा, बीटा का ज़्यादा होगा, किससे, अल्फा से, ठीक है। चलो नोट कर लो फटाफट यहाँ तक, फिर आगे बताते हैं। चलो अब हेडिंग क्या लो, बॉन्ड ऑर्डर।
बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड और ऑर्डर, ये क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर किसे कहते हैं? तो बॉन्ड ऑर्डर कुछ नहीं, सिंपल दो आइटम के बीच में जितना भी बॉन्ड दिख रहा है वही उसका बॉन्ड ऑर्डर कहलाता है। दो आइटम के बीच में जितने भी बॉन्ड बने होते हैं वो क्या कहलाता है? बॉन्ड ऑर्डर कहलाता है। तो लिखोगे नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू atoms in a molecule, वो क्या कहलाएगा? उसका बॉन्ड ऑर्डर कहलाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए देखो, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 1। कितना बॉन्ड दिख रहा है? 1 दिख रहा है। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हुआ? 3 हुआ। ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड दिख रहा है, इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 2 हो गया। तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है जब दो आइटम के बीच में से बताना है तो, लेकिन दिक्कत आपको तब आएगी जब दो डबल मल्टीपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के साथ क्या होगा? रेजोनेंस में होगा। क्या होगा? मल्टीपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यानी मल्टीपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे होगा, तो वहां पे क्या होगा? रेजोनेंस क्रिएट होता है। उस कंडीशन में हम बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे? तो पहले यहां तक नोट करो। ठीक है, आइए अब जैसे एग्जाम्पल के लिए पहले एक और हम ले रहे हैं एंड देन फिर हम आएंगे फार्मूला बताएंगे और उसके बाद आप निकालना सीख जाओगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने लिया है, ये है बेंजीन। बेंजीन का स्ट्रक्चर सही होता है। अब आपसे पूछा जाए कि बेंजीन का बॉन्ड ऑर्डर बताइए, कितना होगा? क्या बताओगे? तुम बोलोगे कि दो, हमने अभी पढ़ा है कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? दो आइटम के बीच का बॉन्ड। तो दो आइटम के बीच में जैसे इसका बताओगे, देख कितना है, यहाँ पर सिंगल हो गया। तुम जैसे ही एक बोलोगे तो आपसे फिर क्वेश्चन तुरंत आ जाएगा कि इसका वाला क्यों नहीं, क्योंकि तब फिर तुम बोलोगे कार्बन कार्बन के बीच में, तो यहाँ भी कार्बन है यहाँ भी कार्बन है, तो दोनों जगह तो सेम बात है। तो अगर हम एक बोलेंगे तो दो क्यों नहीं बोलेंगे, और दो बोलेंगे तो एक क्यों नहीं बोलेंगे? इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर नहीं इसका एक है नहीं दो है, तो बॉन्ड ऑर्डर है कितना? इसका वजह ये है कि यहाँ पे जो है ये देखो तो डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे, तो यहाँ पे क्या होगा? रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस का मतलब ये हुआ कि ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है? देखो पाई इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? लूजली बॉन्डेड होता है। लूजली बॉन्डेड होने का मतलब ये हुआ वो क्या करता है? रिपल्सन क्रिएट करेगा, वो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को घटाता है। तो एक गाना आपने सुना होगा, साथी हाथ बढ़ाना मिलकर बोझ उठाना, ऐसे करके है ना, वो वाला हालत है। तो चूंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या हो रहा है कि स्टेबिलिटी घट रही है ना, वो रिपल्सन क्रिएट कर रहा है। तो अब इसके ऊपर ये एक तरह से इस मॉलिक्यूल के ऊपर ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या है? परेशानी है। इस परेशानी को ये सभी मिलके अगर क्या करे? बांट ले, तो ये परेशानी क्या होगी? कम हो जाएगी। अभी क्या कर रहा है? सिर्फ ये दोनों ये इसको इस पाई इलेक्ट्रॉन को सॉल्व कर रहा है, इसका परेशानी को झेल रहा है। लेकिन अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन इन सब के साथ भी आ जाए, शेयर हो जाए, तो क्या होगा? ये परेशानी जो है क्या होगा? घट जाएगा। मतलब मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो कैसे होगा? तो इसके लिए क्या होगा? ये पाई इलेक्ट्रॉन ये यहाँ शिफ्ट करेगा, और जब ये यहाँ शिफ्ट करेगा तो यहाँ पे कितना बॉन्ड हो जाएगा? डबल बॉन्ड हो जाएगा। ये डबल बॉन्ड ये भी है, 2 2 4 हो गया। एक यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो कितना हो गया? 5 हो गया। तो इस कार्बन की मैक्सिमम वैलेंसी कितनी है? 4। तो 4 तो यहाँ पर 5 हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा कि जब ये इधर शिफ्ट करेगा तो फिर ये भी यहाँ शिफ्ट करेगा, और जब ये यहाँ शिफ्ट करेगा तो ये यहाँ भी शिफ्ट करेगा। तो इस तरह से आपके पास फिर से एक नया स्ट्रक्चर डेवलप हुआ। तो आप देखो तो डबल बॉन्ड कहाँ? यहाँ आया और यहाँ आया। ठीक है,
फर्दर अगर हम इसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट करते हैं तो सेम स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, यानी अब ये शिफ्ट नहीं करेगा। तो इसको हम बोलते हैं RS रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो ये हो गया RS1 और ये RS2। अब देखो तो जो पहले यहाँ पे डबल बॉन्ड था, अब यहाँ पे क्या हो गया, इसमें देखो तो सिंगल बॉन्ड हो गया, है ना। तो इस केस में बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालोगे, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम फार्मूला बताएंगे। तो नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो दो एटम कोई कंसिडर कर लो, हमने इसे कंसिडर किया, ठीक है। तो अभी इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में यहाँ पे कितना बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है। फिर हम जब दूसरे में आए तो यहाँ पर अभी वहीं पर देखो कितना है, 1 है। तो टोटल कितना हो गया, 2 + 1 कितना हो गया, 3। अगर और होता तो हम यहाँ पे और जोड़ते, 3 हुआ। और उसके बाद टोटल उसको डिवाइड करोगे टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का मतलब कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने थे, कितने बने, 1 और 1 2, तो बाय 2। तो कितना हो गया देखो तो 3/2 मतलब 1.5। इसका मतलब एक बात और यहाँ पे हुआ कि बेंजीन रिंग में कोई भी बॉन्ड ना ही डबल बॉन्ड है और ना ही सिंगल बॉन्ड है, सभी का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 1.5 है। तब इन दोनों को मिला के एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसे हम बोलते हैं RH रेजोनेंस। यहाँ पे हम इस तरह से दिखाएंगे, ठीक है। ये क्या हो गया, रेजोनेंस RH कहलाएगा, ठीक है। एक तो ये तरीका है निकालने का, कैसे, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बाय टोटल नंबर ऑफ RS, ठीक है। एक दूसरा तरीका ये है, इसको एक और अगर आपको ना समझ में आ रहा है, बहुत एकदम दिमाग में कोई काम नहीं कर रहा है, तो एक और तरीका है, वो क्या है वो हम अभी बताएंगे, ऐसे भी समझ लो। डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे है, तो जिसकी संख्या ज़्यादा होगी बॉन्ड ऑर्डर उसके क्लोज आएगा। जिसकी संख्या ज़्यादा होगी, अगर सिंगल बॉन्ड की संख्या ज़्यादा है तो बॉन्ड ऑर्डर 1 के अप्रोच आएगा, नज़दीक आएगा। और बॉन्ड ऑर्डर डबल बॉन्ड की संख्या ज़्यादा है तो बॉन्ड ऑर्डर 2 के क्लोज जाएगा। क्या बताया मैंने कि अगर बॉन्ड ऑर्डर क्या हो, 2 और 1 के बीच में होगा, क्योंकि अगर अल्टरनेट पोजीशन में कौन है, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। तो बॉन्ड ऑर्डर को अगर आपको नहीं फार्मूला याद है, कुछ नहीं है, अगर आपको ऑप्शन में दिख रहा है कि अगर मार सकते हो तो कैसे मारोगे, तो इसके लिए जिसकी संख्या ज़्यादा होगी उसके क्लोज वो बॉन्ड जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर जाएगा। मतलब अगर सिंगल बॉन्ड की संख्या ज़्यादा है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, सिंगल बॉन्ड के आसपास जाएगा, और डबल बॉन्ड की संख्या ज़्यादा है तो 2 के आसपास जाएगा, और दोनों की संख्या बराबर है तो बीच में रहेगा। मतलब देखो आप यहाँ पे देखो तो इस केस में डबल बॉन्ड कितना है, 1 2 3, सिंगल बॉन्ड कितना है, 1 2 3, दोनों की संख्या क्या है, बराबर है, इसलिए बॉन्ड ऑर्डर क्या आया, 1.5 आया। अगर यहीं पे सिंगल बॉन्ड की संख्या ज़्यादा होती तो ये 1.5 नहीं आता, 1 से 5.5 से कम आता, और अगर डबल बॉन्ड की संख्या ज़्यादा होती तो 1.5 से ज़्यादा आता, ठीक है। यहाँ तक नोट करो। ठीक है, तो यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे, बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेशन इन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड मॉलिक्यूल। रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड मॉलिक्यूल में आप बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालोगे, तो एक तो यही फार्मूला है, बॉन्ड ऑर्डर बराबर टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन any two atoms in all resonating स्ट्रक्चर बाय, उसको फिर डिवाइड किसे करोगे, टोटल
रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। एक तो ये हुआ, और एक आसान सा तरीका बता रहे हैं, वो क्या है, सिग्मा बॉन्ड प्लस पाई बॉन्ड बाय सिग्मा बॉन्ड बराबर 1 प्लस पाई बाय सिग्मा। अब चाहो तो आप दोनों तरीके से निकालो, ये भी है तरीका और ये भी तरीका है। इससे निकालो ये वाला, देखो तो कितना होगा, तो 1 प्लस सिग्मा प्लस पाई ना, तो सिग्मा कितना हो देखो 1 2 3 4 5 6 सिग्मा, पाई कितना है 1 2 3 कितना हुआ, तो 6 प्लस 3 कितना हुआ 9 बाई 6 कितना हो जाएगा 9 बाई 6 कितना हो गया 3 3 9 3 2 9, देखो यही आ रहा 1.5। देखो तो उससे भी आप बना सकते हो, ठीक है। चलो नोट कर लो यहाँ तक। हो गया। आइए जैसे एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं हम, कार्बोनेट आयन, इसका हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। तो कैसे करोगे, स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। तो कार्बोनेट आयन का स्ट्रक्चर कैसे है, देखो स्ट्रक्चर क्या क्या प्रॉब्लम है इनऑर्गेनिक के साथ, कि इसमें जो ऑर्गेनिक वाली अलग बात तो है नहीं है। ऑर्गेनिक में क्या है, IUPAC नेम है उसका, वो जान रहे हैं तो आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लोगे। इनऑर्गेनिक में IUPAC नेम होता नहीं है, तो इसमें स्ट्रक्चर आप धीरे धीरे सीखते चलो, जैसे जैसे सामने आ रहा है उसको ग्रास्प करते चलो कि उसका स्ट्रक्चर ऐसा हुआ, उसका स्ट्रक्चर ऐसा हुआ, ठीक है। आइए तो जैसे कार्बोनेट आयन है, तो एक्चुअली ये आता कैसे है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन यहाँ आएगा और एक यहाँ आएगा, ठीक है। ये आया कहाँ से है देख लो, H2CO3, ये है कार्बोनिक एसिड, ठीक है। कार्बोनिक एसिड है तो एसिड का मतलब होता है वो क्या करता है, हाइड्रोजन देता है। एसिड जो है आप लोग पढ़ोगे जब हम आयनिक इक्विलिब्रियम बताएंगे तो वहाँ यही है H2CO3 का स्ट्रक्चर। तो हाइड्रोजन क्या है ये, H2SO3 क्या है, ये एसिड है, इसको क्या बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड। आप लिख सकते हो यहाँ पे कार्बोनिक एसिड। ये बनता कैसे है, वाटर और CO2 जब कंबाइन करता है तो बनता है, ठीक है। आइए अब चूंकि ये एसिड है तो एसिड क्या होता है, जब पानी में डालते हैं तो वो क्या करता है, H+ देता है। सभी नहीं, जिसके पास होगा वही देगा। ये क्या करेगा, H+ देगा। तो H+ देगा तो कहाँ से देगा, H+ तो यहीं जुड़ा हुआ है। तो देखो तो यहाँ पे ये है हाइड्रोजन, हम इसके साथ जो कर रहे हैं यही चीज़ यहाँ पे भी होगा। आप देखो तो ये है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है, ये कौन सा बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड बना हुआ दोनों के बीच में। तो कोवैलेंट बॉन्ड बना है, चूंकि सिंगल बॉन्ड बना है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन ये दिया होगा और एक इलेक्ट्रॉन ये दिया होगा, दोनों के एक इलेक्ट्रॉन दिया होगा। अब यहाँ से चूंकि एसिड है तो ये क्या है, H+ देता है। क्या देता है, H+ देता है। तो H+ देने का मतलब इसके पास अब इलेक्ट्रॉन है क्या, सब इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया, यानी इसके पास जो ये जो इलेक्ट्रॉन, ये जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दिया था इस बॉन्डिंग में, उसको क्या किया, छोड़ दिया। जब छोड़ दिया तो इसका मतलब ये जो ऑक्सीजन के पास ये इलेक्ट्रॉन, ये तो ऑक्सीजन का ही है, तो इसकी वजह से इसके पास चार्ज नहीं आएगा। लेकिन ये जो हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास आ रहा है, ये हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है, कितना आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, कितना एक्स्ट्रा आ रहा है ना। जब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है तो उस पर चार्ज कैसा आता है, 1 माइनस आएगा। इसलिए यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, O- हो जाएगा। और अगर यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन अगर हम निकाल दें तब क्या होगा, सेम कंडीशन वहाँ पे। तो यही है स्ट्रक्चर, यानी यहाँ पे माइनस कहाँ आता है, ऐसे आता है, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको भी साइड में लिख लिया करोगे, हम बताते चलेंगे। तो ये है कार्बोनेट आयन, इसको क्या बोलेंगे, कार्बोनिक एसिड हुआ तो ये क्या कहलाएगा, कार्बोनेट आयन। ओके, नोट करो, इसका हमका बॉन्ड ऑर्डर निकाला, ये थोड़ा सा नोट कर लो जल्दी से, हम जब तक उधर मिटाते हैं। सेकेंड वाला फार्मूला निकालोगे, लगाओगे तो तुरंत बन जाएगा, सिग्मा प्लस पाई। देखो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 1 पाई, तो 3 + 1 कितना हुआ, 4/3। इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया 4/3, वो आ गया, ठीक है। हम एक जो पहला फार्मूला उस पर हम बात करेंगे थोड़ा सा आपको, उसके बाद हम चलते हैं। तो हमारे पास ये नोट कर लिए हो आप लोग, उसको मिटा देते हैं।
आइए, तो हमारे पास क्या है, इसका हमको क्या बनाना पड़ेगा, RS बनाना पड़ेगा। RS कैसे बनेगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो शिफ्ट करेगा यहाँ, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर चेंज इनटू पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड क्या होगा, चेंज इनटू इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर चेंज इनटू पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड चेंज इनटू लोन पेयर। तो एक स्ट्रक्चर यहाँ पर देखो कैसा बना, और यहाँ पर तो ये ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे अब आ जाएगा डबल बॉन्ड। ठीक है, हम तब तक RS बनाते रहेंगे जब तक स्ट्रक्चर रिपीट ना हो जाए, रिपीट जैसे होगा वहाँ बंद। ठीक है, तो यहाँ हो गया, फिर से एक बनेगा, और फिर ये इलेक्ट्रॉन पेयर चेंज इनटू पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड चेंज इनटू इलेक्ट्रॉन पेयर, तब ये बना, देखो तो अब और कहीं है क्या, अब कुछ और बनेगा, देखो तो जैसे ही अगर हम इसको ऐसे करते हो तो ये यहाँ शिफ्ट करेगा तो यही स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो अब नहीं बनेगा, मतलब हमारे पास RS कितने बने, 1 2 और 3 RS बने। ठीक है, अच्छा, और हमने आपको बताया है कि जिसकी संख्या ज़्यादा होती है बॉन्ड ऑर्डर उसके क्लोज आता है, यही है ना, उसके क्लोज आता है। मतलब इसमें देखो तो किसकी संख्या ज़्यादा है, सिंगल बॉन्ड की ज़्यादा है, तो बॉन्ड ऑर्डर किसके क्लोज आएगा, 1 के क्लोज आएगा, यानी 1.5 से नीचे आएगा। ठीक है, अच्छा, तो बॉन्ड ऑर्डर निकालो, तो हमने क्या है फॉर्मूला हमारा, टोटल बॉन्ड बिटवीन एनी टू एटम इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो ये इसको हम ले लेते हैं, तो 1 2 2 4, यानी यहाँ पे बॉन्ड टोटल बॉन्ड कितना हो गया, 4। RS कितना बना है, 3। देखो तो वही वैल्यू आया, 1.33 हो गया, और सिग्मा प्लस पाई बाय सिग्मा करो तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा और 1 पाई, 4/3, देखो फिर आ गया वही बात। अच्छा, अब इसका हमको बनाना है RH। RH कैसा बनेगा, मतलब अब आपसे पूछा जाए कि इस कार्बोनेट आयन में डबल बॉन्ड कितना है और सिंगल बॉन्ड कितना है, तो क्या बताओगे, आंसर आपका क्या होगा कि नहीं इसमें सिंगल बॉन्ड है नहीं डबल बॉन्ड है। क्या बताएंगे, नहीं सिंगल बॉन्ड है और नहीं डबल बॉन्ड है। क्यों, क्योंकि इसका जो बॉन्ड ऑर्डर क्या आ रहा है, यानी ये सभी बॉन्ड कैसे हैं, एक जैसे हैं, और सबका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 1.33 है। तो RS कैसा बनाओगे, ये हो गया, सिंगल बॉन्ड तो रहेगा ही, और अब इसमें क्या आ जाएगा, इस डॉटेड लाइन से हम क्या करेंगे, वो जो मल्टीपल बॉन्ड का कैरेक्टर आया है वो हम दिखाएंगे। अच्छा, अब बात आ गई इस चार्ज की, तो इस पे क्या है, 2 निगेटिव चार्ज है, और वो कितनी जगह बटा है, 3 जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, 1 2 3, 2 निगेटिव चार्ज कितनी जगह बढ़ रहा है, 3 जगह बढ़ रहा है। तब ये चार्ज जो है अब सभी पे आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये कितना है, -2 है, कितनी जगह बटा है, 3 जगह बटा है, इसको क्या बोलेंगे, -2/3। इसमें भी कितना आ जाएगा, -2/3, और इसमें भी क्या आ जाएगा, -2/3। ये जो चार्ज है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मल चार्ज। यानी आपको कार्बोनेट आयन में बॉन्ड ऑर्डर कितना आया, 1.33 आया, और फॉर्मल चार्ज कितना आ गया, -2/3 आ गया। ठीक है, नोट करो, एक एग्जाम्पल और करेंगे। जल्दी से नोट कर लो। चलो, तो ये कुछ क्वेश्चन मैंने होमवर्क के तौर पे छोड़ रहा हूँ, लेकिन पहले से इसमें एक क्वेश्चन मैं आपको करके बताता हूँ, और फिर ऐसे लंबा लेक्चर हो रहा है। ठीक है, एक बात यहाँ पे मैं समझा देना चाहता हूँ। देखो, जैसे ये इलेक्ट्रॉन पे इधर शिफ्ट करेगा तो पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा, लेकिन यहाँ पर देखो तो ये है हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर की शिफ्टिंग होगी, ये इधर डबल बॉन्ड नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड कितना बनाता है, सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड बनाता है, इसलिए ये बॉन्ड रेजोनेंस में काउंट नहीं होगा। ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, रेजोनेंस में वही काउंट होगा जिसमें वो कैरेक्टर डेवलप होगा, यानी डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। ठीक है ना, यहाँ पर चूंकि डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन जो है सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाता है। ठीक है, थोड़ा सा हम इसके बारे में बात करना चाहेंगे। किसके बारे में, PO4 ट्रिपल माइनस। देखो एक्चुअली ये इसको बोलते हैं फॉस्फेट
आयन, क्या बोलते हैं, फॉस्फेट आयन। ये आता कहाँ से है, ये आता है फॉस्फोरिक एसिड से आता है। ये सब आपको हम बताएंगे आगे। H3PO4 इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, चूंकि एसिड है तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन देगा। कितना, 3 हाइड्रोजन देता है। अब ये सब भी आगे हम आपको रिडॉक्स रिएक्शन में बताएंगे कि कौन सा हाइड्रोजन निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका स्ट्रक्चर जो होता है, पहले फॉस्फोरिक एसिड का कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर है। फॉस्फोरस जो होता है वो 5 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। ये है फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर। तो 3 हाइड्रोजन निकला, तो 3 हाइड्रोजन कहाँ से निकला होगा, एक यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से। तो इस सब पे क्या आएगा, माइनस चार्ज इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तब आप निकाल लोगे इसका बॉन्ड ऑर्डर, और इसका फॉर्मल चार्ज भी बताना, तो कितना होगा बता सकते हो, सिंपल देखो, 1 2 3, 3 माइनस है, कितनी जगह बटेगा, 4 जगह बटेगा। तो 4 जगह बटेगा तो मतलब कितना हो गया, -3/4, कितना हो गया, -2.75, 0.7 -0.75 हो जाएगा, ठीक है। तब कर लेना, ठीक है। मैंने सबका बता दिया है। ये सब स्ट्रक्चर जो है, कुछ मैंने हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअल स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। जैसे क्या ये स्ट्रक्चर जो हमने ड्रॉ किया क्या सही है, देखो तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है, 6 × 24, 6 × 5 = 30, 2 = 32। टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री होनी चाहिए। क्या ये टेट्राहाइड्रल दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना। तो एक्सेसिव यहाँ पे आपको जो स्ट्रक्चर दिखाया है, ये सिर्फ बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए। ये एक्चुअल ज्योमेट्री हमने यहाँ पे कुछ का दिखाया है, ये सही है, ये सही है, लेकिन बाकी का नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए आपको ज्योमेट्री निकालना भी आ गया है। यहाँ पे आप सिर्फ बॉन्ड ऑर्डर निकालने के बारे में सोचेंगे, ठीक है। और उसका फॉर्मल चार्ज तो बता ही दिए, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट क्लास में आपको मिलेंगे हम और कुछ आगे बात करेंगे। ओके, चलो, थैंक यू।